नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये हमारी खास मुलाकात हो रही है श्री राम माधव से, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। आपने वक्त निकाला, बहुत व्यस्त हैं इन दिनों आप, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का जो इस वक्त का राजनीतिक माहौल है, प्रबल बहुमत के बावजूद ऐसा लगता है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है और कटुता विपक्ष के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। लोकतंत्र में अपोजिशन रूलिंग पार्टी को चैलेंज करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, करते रहना भी चाहिए, पर कटुता के रूप में वह पहुंचना और बिल्कुल कामकाज नहीं होने देने का प्रयास में विपक्ष लगना, यह लोकतंत्र में अपेक्षित नहीं है। और आज दुर्भाग्य से विपक्ष केवल एक ही एजेंडा को लेकर काम कर रही है कि सरकार का कोई भी काम को होने नहीं देना। सरकार विकास के बहुत महत्वपूर्ण आयामों पर आगे बढ़ना चाहती है और दुर्भाग्य से विपक्ष सरकार को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। स्थिति आज है, उसके लिए मैं तो पूर्ण रूप से दोष विपक्ष को देता हूं। विशेषकर विपक्ष जब मैं कहता हूं तो केवल जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उनका सर्वाधिक जिम्मेदारी इसमें है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये तो डिसरप्ट कर रहे हैं। मेरा खुद का भी ये मानना है कि जीएसटी के मामले पर पब्लिक चाहती है कि ये काम हो जाए, और जो दूसरा ललित मोदी टाइप कांड है, इसका कोई पब्लिक में ऐसा ट्रैक्शन नहीं है कि हम तो हर हाल में डिसरप्ट करके ही मानेंगे और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक में इसका ट्रैक्शन नहीं है, बावजूद वो उसके ऐसा कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी ये कह करके पल्ला नहीं छुड़ा सकती कि ये कटुता फैला रहे हैं, ये काम नहीं करने दे रहे हैं, तो हम क्या करें। मैं जो आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार काम करने का रास्ता कैसे निकालेगी, क्योंकि उसको लेजिस्लेट तो करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, हम तो प्रतिबद्ध है। जीएसटी बहुत जल्दी लाना हमारे देश के अंदर व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इसकी आवश्यकता हम बहुत बिल्कुल महसूस करते हैं। और विपक्ष का जो गलत रवैया है, यह भी पूरा केवल व्यापारी वर्ग ही नहीं, पर पूरा देश भर लोगों ने देखा है। इसका रास्ता निकालने के विषय में हमारे सरकार के वरिष्ठ लोग उसमें चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इससे फिर ये अनुमान लगाना बिल्कुल स्वाभाविक है कि विंटर सेशन का वेट न करें, क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू होना है तो विदेश की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जब लौट आए तो एक स्पेशल सेशन, क्योंकि प्रोरोग भी नहीं हाउस हुआ है, एक्सटेंडेड सेशन भी बुला सकते हैं, इसको बुलाना चाहिए। वहां भी आकर के हाउस को इन ऑर्डर नहीं चलने देंगे। पहली बात तो ये किस रूप में होगा मैं नहीं जानता। स्पेशल सेशन होगा, किस रूप में इसको करना है, ये वही लोग जानेंगे जो इस समय सरकार का कामकाज संभाल रहे हैं, और हाउस का कामकाज जो संभाल रहे वो भी देखेंगे। पर वो संभावना तो है, उससे इनकार नहीं कर सकते। टेक्निकलिटीज की बात अलग है, लेकिन आपका कहना है कि जीएसटी के लिए विंटर सेशन का इंतजार न हो, इसका एक विचार सरकार के भीतर है और वो रास्ता निकाल रही है। नहीं, जरूर इसकी कुछ डेडलाइंस है, वो हम मिस करेंगे तो बहुत लंबा मामला खींचेगा। बिल्कुल, और यह मैं मानता हूं कि देश में विशेषकर जो इस समय इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, इसमें बहुत इसका नुकसान बहुत होगा। पर आगे जाकर फाइनली क्या होगा इस पर तो अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। देखिए, इसमें क्या है कि बिल्कुल बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। राज्यसभा के नंबर का सवाल है, 2/3 चाहिए, और जब तक सारा विपक्ष कांग्रेस को छोड़ करके एक तरफ आकर के वोट न करे, तब तक वो नंबर बनते नहीं हैं। क्या आपको ये भरोसा है कि सारी विपक्षी पार्टियां आपका साथ दे देंगी राज्यसभा में? मैं इसलिए मैंने कहा इसका तरीका क्या हो, किन किन से बात करना पड़ेगा, या विपक्षी दल से ही बात करके उनको ही समझा के कि चलो आपको जो कुछ रजिस्टर करना था वो सही हो गलत हो, उसको आपने एक सेशन में किया है। अब आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा कन्विंस करने का प्रयास भी हो सकता है। क्या होगा ये वही लोग तय करेंगे। जैसे मैंने कहा, दोज आर टेंड टू आर डील विद दिस। तो इसमें आप इसको शरारत मत समझिएगा, लेकिन विपक्ष को मनाने का तरीका दो ही होता है कि या तो पैकेज ले लीजिए राज्य के विकास के लिए, या फिर सीबीआई है, चुन लीजिए आप। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी इस प्रकार की चीजों में मेरा कभी अनुभव नहीं रहा है। क्या क्या तरीके होते हैं, आप तो दो जानते हैं, और भी होते हैं क्या मुझे मालूम नहीं है। बट कुल मिलाकर सहमति सबकी बने और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक हम पारित कर सके तो देश का अच्छा भलाई होगा। बिल्कुल।
कांग्रेस एक डिस्परेट सिचुएशन से अपने को दोबारा खड़ी करने के लिए जो भी करे, मैं समझता हूं कि एक ऐसी हालत है उसकी कि वो सजा याफ्ता कैदी है। अब जो रूलिंग पार्टी स्टांस ले रही है कि हम इनके खिलाफ लोकतंत्र बचाओ की मुहिम चलाएंगे, और पहले हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब हम परिवार मुक्त कांग्रेस की बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस परिवार लेड रही या न रहे, इससे पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा ऑब्सेशन दिख रहा है, और ये मुझे साउंड स्ट्रेटजी नहीं लगती। देखिए भाई, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पॉलिटिकल पार्टी तय करते हैं। जैसा मैंने कहा, पहली बात तो देश के हित में हम चाहते हैं कि जीएसटी जैसे बिलों का हम अच्छी तरह आगे बढ़ा सके। बट जहां तक पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉलिटिकल हित रक्षा का प्रश्न है, वो हम क्या स्ट्रैटेजी किस समय लेना है वो हम तय करेंगे। हम जब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तय करते हैं उसमें जीएसटी जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने के साथ साथ अनेक आगे के राजनीतिक हितों का भी विचार हम करके स्टैंड लेते हैं। वो सब विचार करके हमने स्टैंड लिया है, और कांग्रेस को हम एक्सपोज करके, और कांग्रेस का जो परिवार का जो इस समय राजनीति चल रही है, कांग्रेस का एक परिवार जो कांग्रेस के सभी लोगों को एक प्रकार से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चला रही है, उसको तो हम एक्सपोज करेंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे, ये हमारा विचार है। ठीक है, लेकिन देखिए, आप परिवार लेड कांग्रेस को विश अवे नहीं कर सकते। इस कटुता में उनका कॉपरेशन नहीं मिलता। कॉपरेशन किन बातों पे लेना है? चिदम्बरम जी ने 3 पॉइंट बताए कि जीएसटी के हम तो ऑथर हैं, आप खुद हमसे बार बार कह रहे हैं कि ऑथर हो और विरोध करते हो, तो हम ये 3 मुद्दे बता रहे हैं, इसको मान ले और हमारी पार्टी इसको पास करवा देगी। तो यहां तो डायलॉग चाहिए, लेकिन ये डायलॉग वाली भाषा बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस का साथ लेके जीएसटी आप तुरंत पास करा सकते हैं, उनके पास विरोध करने के पास बहुत आर्गुमेंट नहीं है। देखिए, जो कंडीशंस वगैरह की बात आज हाउस होने के बाद बाहर कर रहे हैं ना, ये बात हाउस में ही चर्चा कर लेते, तो उस पर चर्चा होती कि आपका जो कंडीशन आज लगा रहे हो वो जायज है कि या उसका औचित्य नहीं है, इस पर चर्चा होती। अब आप तो सदन में चर्चा होने नहीं दिया, सदन को चलने नहीं दिया, अब आके कंडीशन लगा रहे हो। बिल्कुल। ये बताएं कि अब जो माहौल बन गया है उसमें इतना जबरदस्त एम्बिशियस एजेंडा इस सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें रिफॉर्म के टाइम टेबल, डायरेक्शन, और सिर्फ रिफॉर्म की बात नहीं है जो आईएमएफ वाली शब्दावली वाली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लैंड, जीएसटी, लेबर, स्टेट कैपेसिटीज को ठीक करना, राज्य सरकारों के साथ काम करना, पॉलिसी डायरेक्शन में रुकावट है या टोटल ऐसी स्थिति आ गई है कि आप लोग को लग रहा है कि हेल्पलेस हैं जब तक कि राज्यसभा के नंबर नहीं बदलेंगे? हेल्पलेस तो बिल्कुल नहीं है, रुकावट जरूर लाने का प्रयास विपक्षी दल कर रहा है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो जो मुद्दे गिनाया ये सब इस देश के डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ने के बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। सारे इन सारे आयामों पर काम करने का हम संकल्पबद्ध है। भारत को प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विकसित देशों के श्रृंखला में जल्दी हम खड़ा कर सके, वो नहीं होने देना चाहता है कांग्रेस पार्टी। इसी में से रास्ते निकालने का चैलेंज हमारे सामने है। इस चैलेंज को हम स्वीकार जरूर करते हैं, क्योंकि एक अनुभव हुआ है इस बार सत्र में, किसी भी रीजनिंग, किसी भी औचित्य का स्वीकार करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। जिस मुद्दे पर वॉकआउट करना चाहता है, जिस मुद्दे पर सदन को रोकना चाहता है, वह तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुद्दा लेकर वॉकआउट करो ना। ठीक है, एक सवाल है मेरा यहां, सवालों के जवाब देने के बजाय एक कमेंट्री है लोगों की, वो ये है कि सरकार के नेताओं ने, मंत्रियों ने जवाब देने के बजाय इवेड किया, काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक में एक ऐसी हद तक चले गए जो अवॉइडेबल था। राजीव गांधी, मम्मा, पप्पा, ये जो जुबान इस्तेमाल की गई ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा जिनकी गरिमा की हम सब लोग तारीफ करते रहे हैं, ये वो सबूत है कि जो शत्रुता भाव है वो एग्जिस्ट कर रही है दोनों पार्टियों के बीच में। नहीं, इस बार सत्र में बहुत गरिमा छोड़कर बहुत ही एकदम लो लेवल राजनीति कांग्रेस ने चलाई थी, पूरे सदन में चलाई थी। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया बोल रहे ना, पूरी भरी सभा में मुद्दों का उत्तर दिया गया था। बट उत्तर ये नहीं होता ना कि हमारा उत्तर कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगा ना, हमारा उत्तर हम देंगे। आप सैटिस्फाई नहीं हो सकते, वो आपकी मर्जी है। पर भी उत्तर देने के बाद भी यही भद्दी राजनीति चालू रही, वही लो लेवल पॉलिटिक्स जारी रही। तो अंत में मंत्री को जो कहना था उन्होंने कहा है, उस पर किसी को आपत्ति हो तो हो, बट
आप किसी एक मंत्री या एक नेता के भाषण पर टिप्पणी करते हो तो आप एक समग्रता से देखना चाहिए। 20 दिन तक 25 दिन तक किस प्रकार की एक भद्दी राजनीति कांग्रेस ने चलाई थी, जिसका बहुत लंबे समय तक टॉलरेट किया गया सदन में। और झूठ का कांग्रेस अभी तक तो पब्लिक में कोई पॉपुलर एंटिटी है नहीं। ऐसे में आप लोगों के सामने एक मौका है, अपने स्टेट्समैनशिप से इनको मारें, न कि उसी कलह की भाषा को ज्वाइन करते हुए, सिमिलर लैंग्वेज में बात करते हुए। चॉइस आपके सामने है कि आप स्टेट्समैन वाली पोजीशन क्यों नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चिंत रहिए, जो भाषण को लेकर आपको आपत्ति लग रहे हैं, उस भाषण को जिनको आप स्टेट्समैन कहते हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। नहीं, किसी एक लेवल पर सही जवाब, सही उत्तर, बच्चे जो समझते हैं ना वो भाषा बताना पड़ता है। बच्चों को कोई एक ही भाषा मालूम होती है, उस भाषा में बताए, ऐसी नौबत आ जाती है। पर चिंता मत करिए, सब लोग उसको समझते हैं। किस कंपल्शन में उतना सख्त बताना पड़ा, सब समझते हैं। मैं जब स्टेट्समैनशिप की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से अटल जी करते थे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे मामलों से ऊपर उठ करके बीजेपी और कांग्रेस की पार्टीजनशिप पॉलिटिक्स से हट करके राष्ट्रीय नेता के रूप में इन मुद्दों के लिए कोई स्पेस बना के रखें जहां वो बात करें और सामने वाला मना न कर पाए। वो परिस्थिति नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का सदन में कुछ भाषण जो हुए थे इस एक साल के कार्यकाल में, आप एक बार दोबारा रिविजिट करिएगा और आपके व्यूअर्स को दिखाइएगा कितना बड़ा पार्टी और बाकी भेदभाव से ऊपर उठकर कितना बड़ा स्टेट्समैनली उनका स्टैंड रहा है। पर समस्या रूलिंग पार्टी की नहीं है, समस्या उस मेच्योरिटी, उस स्टेट्समैनशिप का उसका कोई अंश मात्र भी विपक्ष में आज बचा नहीं है। विपक्ष का नेता वेल में आ जाता है और आप हमको कह रहे हो कि आप स्टेट्समैनशिप रखो। आपकी स्ट्रेटजी का तो सिंपल फॉर्मूला मैं बताऊं मजाक के तौर पे, आपको तो सिर्फ ये पता लगाना है कि राहुल गांधी अगली बार छुट्टी पर कब और कितने हफ्ते के लिए जा रहे हैं, आपका सारा काम हो जाएगा। छोड़िए, वो ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं, करने दीजिए। सरकार के जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट हैं उसमें आप लगातार काम कर रहे हैं, तो अगली यात्रा दुबई जिसकी तैयारी आप अभी करके आए हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें क्या अहमियत सामने बताना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बाकी ऑफिशियल तो कई एंगेजमेंट्स विदेश यात्रा में होते हैं, पर मैं एक विषय जो दुबई का है वो एक विशेष बात है, वो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बार वहां का बहुत बड़ा जो हमारा भारतीय मूल के लोगों का है, संतति है, तो उनसे मिलने वाले हैं। यह जो ऑडियंस होगा दुबई का, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑडियंस ही हैज बीन इंटरेक्टिंग विथ इन अदर प्लेसेस एंड प्रोबेबली विल बी इंटरेक्टिंग विद अ डिफरेंट ऑडियंस अगेन इन सैन फ्रांसिस्को इन सितंबर। यह ब्लू कॉलर वर्कर है, ये सामान्य यहाँ का, केरला का, तमिलनाडु का या और अन्य दक्षिण भारत का, इवन उत्तर भारत का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का सामान्य गरीब व्यक्ति जो नौकरी के लिए वहां गया हो, वो कई कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, छोटा मोटा काम कर रहा है, ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा तादाद में दुबई में वो लोग रहते, दुबई में, अबू धाबी में, उनके साथ परमिट आपका इंटरेक्शन हो रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश हम पूरे दुनिया को देना चाहते हैं कि वी केयर फॉर an IT professional in San Francisco and also a blue collar worker in Dubai. For our government, we attach equal importance to their welfare, their well-being. So we stand by them. ये महत्वपूर्ण मैसेज हमको पूरे देश को, दुनिया को देना है और ये एक महत्वपूर्ण पहलू इस बार के यूएई के विजिट में होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो उत्साह मैंने देखा ये तो अद्भुत है। यानी हमने 25,000 का सबसे बड़ा उपलब्ध स्टेडियम वहां लिया था, अब ऑलरेडी 50,000 सुपर रजिस्ट्रेशन है, 50,000 रजिस्ट्रेशन एंड 3 डेज पहले हमें रजिस्ट्रेशन को रोकना पड़ा। अगर मैं ये कहूं तो आप सहमत होंगे क्या कि प्रधानमंत्री जी की ये जो है, इन यात्राओं का ये हाईलाइट मोमेंट होता है और हमारे मीडिया के हिसाब से भी हम सबसे ज्यादा मजबूती से, इंटेंसिटी से उसको कवर करना चाहते हैं। मेडिसन स्क्वायर हो या इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं जहां इंडियन कम्युनिटी से वो मिलते हैं, यहां की बातचीत दरअसल डायरेक्टेड होती है डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए, हालांकि ये विदेश यात्रा होती है। तो क्या ये जो एक कमेंट्री चल रही है, आप सहमत होंगे कि इसका संबंध अब बिहार वाले विधानसभा चुनाव से है, आने वाले यूपी, केरल, तमिलनाडु जैसे चुनाव से है और खास जनाधारों को अपील करने का लेजिटिमेट काम है, वो आप कर रहे हैं? देखिए, दुबई में सर्वाधिक तो केरला के लोग होते हैं। 50% ऑफ द ऑडियंस आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी फ्रॉम केरला। तो केरला में चुनाव तो अगले साल में है और
वहां पार्टी तो अच्छा हो, आगे बढ़े हम चाहते हैं। इसलिए पहली बात तो इन कार्यक्रमों को किसी राजनीति या चुनाव से जोड़ना एकदम गलत है। न पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया, मैं मानता हूं कि आगे भी ऐसा कोई विचार उनका कभी नहीं रहेगा। बट डायस्पोरा एंगेजमेंट एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस एंगेजमेंट के चलते आज डायस्पोरा के प्रति दुनिया में सम्मान बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, डायस्पोरा के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिटी आई है। नंबर 3, एक इमोशनल कनेक्ट एट ए वेरी लार्ज स्केल एंड फिजिकल कनेक्ट सब्सटैंशियली डायस्पोरा का मदरलैंड के साथ हो रही है। तीनों बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर ये एंगेजमेंट होता है। जी बिल्कुल। ये जो इस बार की यूएस यात्रा है वो मुझे बहुत दिलचस्पी उसमें है, बल्कि आप थोड़ा उसका ब्यौरा दें कि जो सिलिकॉन वैली जा रहे हैं वहां के एंगेजमेंट क्या होंगे और उसमें क्या मैसेजिंग निकल के आने वाली, हम सबको उसका इंतजार है। नहीं, उसका तो सरकार जब पूरा घोषणा करेगी तभी पूरा उसका रूपरेखा क्या होगा फाइनल होगा। पर जरूर इतना मैं मानता हूं कि जब वेस्ट कोस्ट जाना होता है और विशेषकर जहां सिलिकॉन वैली जैसे शहर बसे हैं, क्षेत्र बसे हैं, ऐसे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के राज्य में जाना होता है, तो स्वाभाविक है एक तो वहां का एक व्यापक जो आईटी इंडस्ट्री है उनके साथ एंगेजमेंट होना स्वाभाविक है, मुझे लगता है वो जरूर होगा। बट याद रखना वेस्ट कोस्ट जहां इंडियंस के लिए प्राइड है, क्योंकि सिलिकॉन वैली के बारे में कहते हैं कि हाफ ऑफ इट इज ओन्ड बाय इंडियंस, ऐसा एक प्राउड प्लेस हमारा है, इसलिए उनसे एंगेजमेंट जहां महत्वपूर्ण है वहां वेस्ट कोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और प्राइम मिनिस्टर इस समय एनवायरमेंट इश्यूज, क्लाइमेट चेंज इश्यूज, इन पे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो आई वांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज एंगेजमेंट विथ रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड एरियाज। और सिलिकॉन वैली एंगेजमेंट ऐसे फील गुड है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी एक कैलकुलेशन होगा और अच्छा कैलकुलेशन है वो ये कि अब जो न्यू टेक्नोलॉजी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ना चाहता है उसमें, और जो नई कंपनियां जिस तरह का पैसा लेकर के काम कर रही हैं, नए इन्वेस्टर जो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी और मोटी पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट की, आइडिया की, नो हाउ की, पैसे की, ये सब चीजें भारत को ऑलरेडी मिल रही हैं और इसको स्केल बढ़ाने का काम मोदी जी इस यात्रा में करेंगे। स्केल भी बढ़ाना है और हम जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स यहाँ इस देश के आम व्यक्ति के जीवन के लिए ले रहे हैं उसमें हम बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले हैं। स्किलिंग इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, इन ऑल दीज कैंपेन्स हम टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा साधन के रूप में उपयोग में लाने वाले हैं। इन सभी क्षेत्रों में इनोवेशन की जरूरत है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम ले रहे हैं, उसमें इनोवेशन की जरूरत है। इसलिए आईटी स्पेशली, जनरली टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट प्लान्स, डेवलपमेंट ड्रीम्स। उसमें सिलिकॉन वैली जैसे क्षेत्र में बहुत हमको सहायता मिलेगी। बिल्कुल। ये एक सवाल पाकिस्तान के बारे में, सरकार अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना के काम कर रही होगी। आप पार्टी महासचिव के रूप में बताइए कि पाकिस्तान के बारे में हमारी भूमिका इस वक्त भारत के रूप में क्या है, देश के रूप में, और क्या होनी चाहिए। देखिए, इंडो पाक रिलेशंस को लेकर सरकार जो स्टैंड लेती है मोटे तौर पर पार्टी का वही विचार होता है। हमारा कोई अलग विचार होना उस विषय में संभव नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नॉर्मली भी हम पूरे सभी दल भी समान विचार रखना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में। और आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री रशिया में जिस प्रकार का पहल उन्होंने किया था और उसके चलते आशा थी कि थोड़ा पाकिस्तान भारत के संबंध बेहतर होंगे, इंप्रूव होंगे। हम चाहते भी हैं और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इसके प्रति प्रतिबद्ध है। बट पाकिस्तान के साइड से बार बार इस प्रयास को बाधित करने का प्रयास हो रहा है, एफर्ट्स हो रहे हैं, दैट ट्राइंग टू डिस्टर्ब दिस होल इनिशिएटिव। फिर भी क्योंकि इस तरह की शरारतों के बावजूद बात करना, एक प्रक्रिया आगे बढ़े, वो टॉलरेंस लेवल से रख के जितना संभव हो उतना आगे बढ़े, यही प्रयास होगा। बिल्कुल। एक सवाल अब आखिरी बिहार के बारे में, जिस प्रकार से सीधा मुकाबला होने वाला है और जिस प्रकार की शब्दावली मैं बीजेपी की लीडरशिप से सुन रहा हूं, उसमें मुझे ऐसा आशंका होती है कि थोड़े नर्वस हैं सामने वाले अलायंस को लेकर के। बिहार का चुनाव हम पूरी गंभीरता से लड़ रहे हैं। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष छोड़िए, बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होगा। वहां क्या वापस लालू प्रसाद का जंगली राज लाना है
या विकास के केंद्रित जो मोदी जी का भारत की सरकार चल रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकार लाना चाहिए। ये चॉइस आज बिहार की जनता को करना है, इसलिए हम एक गंभीरता से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार को लल्लू जी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसको मोदी जी के विकास के रास्ते पर। देखिए ये स्पिन का खेल है। पब्लिक में कंसिडरेशन क्या है? बीजेपी बनाम नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार की जगह जंगल राज का यूफेमिज्म जो ला रहे हैं, ये आप डायलॉग वहां के कन्वर्सेशन में इंपोज करना चाह रहे हैं। स्ट्रीट साइड कन्वर्सेशन ये नहीं है। इससे पता लग रहा है कि नीतीश कुमार का चैलेंज को आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि लालू वल्नरेबल पॉइंट है, उस पर अटैक करो। नहीं, ये तो नीतीश कुमार तो बिहार की जनता के सामने चैलेंज रखा है कि देखो मैं जंगल राज लाऊंगा, लालू जी को आगे बढ़ाऊंगा। लालू जी जिसने 15 साल तक तबाह करके छोड़ा है बिहार को, उनको वापस लाके हीरो बनाऊंगा और मेरे साथ वो रहेंगे। ऐसा राज्य मैं आपको दे रहा हूं। ये चैलेंज बिहार की जनता के सामने श्रीमान नीतीश कुमार जी रख रहे हैं। हम बिहार की जनता को कह रहे हैं कि भैया सोच लो, विकास का रास्ता खुला है, उस रास्ते पे चलो। तो सर मेरे हिसाब से 2 बिंदु होंगे निर्णय के, जो बिहार का एक एवरेज वोटर सोचेगा। उसके सामने 2 प्रश्न होंगे। एक, ये मानसिकता डोमिनेट कर सकती है कि दिल्ली और पटना में एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास होगा, हमको विकास चाहिए, इसलिए हम बीजेपी को वोट करें। दूसरी मनस्थिति हो सकती है कि सदियों के बाद, पिछले 25-30 साल से अपर कास्ट रूलिंग क्लिक पावर से बाहर है बिहार में। क्या लालू और नीतीश के नाराजगी और रिजर्वेशन या कमजोरियों के बीच में हम अपर कास्ट के हाथ में पावर वापस दे दें? निर्णय का ये बिंदु होगा। कौन सा बिंदु फाइनली डोमिनेट करेगा? अपर कास्ट लोअर कास्ट की बहस मैं नहीं करूंगा, फॉर द सिंपल रीजन दैट हम पहले पार्टी है जो इस देश के प्रधानमंत्री के स्थान पर भी सामान्य परिवार से आने वाला, जाति पर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं संघ से हूं, मैं जाति के विषय पर बहस बिल्कुल नहीं करूंगा मीडिया में, पर एक सामान्य व्यक्ति को हमने देश का प्रधानमंत्री के पद पर आज देखा है। न गांधी परिवार है, सरनेम है, न कोई और कोई बैकग्राउंड है, मेहनत से ऊपर आए से व्यक्ति है। इसलिए जाति वाला बहस पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे बिहार की जनता, विशेषकर बिहार के वोटर्स का मैच्योरिटी पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार का ऑप्शन आप दूसरा ऑप्शन बोल रहे हो ना, उस प्रकार का ऑप्शन बिहार की जनता नहीं सोचेगी। बिहार की जनता विकास चाहती है। बिहार की जनता नीतीश बाबू के खिलाफ पीछे भी खड़ी थी, तो इसी आशा से खड़ी थी कि वो विकास देंगे राज्य को, और आज भी वो अगर बोल रहे हैं तो विकास पर वो बिल्कुल बहस चला सकते हैं। आप अपना 10 साल का कार्यकाल पर चला सकते हैं। पर वो जानबूझकर लालू जी के बहस में जाना चाहते हैं। सर आप आश्वस्त हैं कि बिहार में सरकार के 15 महीने पूरे हो जाने के बाद इस विधानसभा चुनाव में मोदी प्रीमियम कायम है और इफेक्टिव है? देखिए, 15 महीने का हमारा जो कार्यकाल रहा है, फोकस्ड फॉर डेवलपमेंट रहा है। अगर विपक्ष इस प्रकार का अड़ंगेबाजी नहीं करता तो हम बहुत जल्दी और अच्छा इस गति को आगे बढ़ा सकते थे, फिर भी हम बढ़ाएंगे। पर हमारा डायरेक्शन सही है, इस बात को देश की जनता मानती है, बिहार की जनता भी मानती है। चलिए इसी की आशा की जाए कि सचमुच बहुत जोर से विकास की तरफ काम में हम सभी लोग लगे रहें। आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।